आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पिछले कुछ महीनों में ईडी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के गैर भाजपा लीडर्स को या तो समन किया है या फिर अरेस्ट किया है और इन चारों स्टेट में इलेक्शन चालू है। और तो और 2014 से लेकर 2022 तक ईडी ने मोर देन 3000 इन्वेस्टिगेशन किया है, जिनमें से 95% इन्वेस्टिगेशन ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर था। और इससे भी शॉकिंग ये है कि इन केसेस में से सिर्फ 23 केसेस कोर्ट में साबित हो पाई है, सिर्फ 23 केसेस। इसीलिए ऑपोजिशन पार्टीज आरोप लगाते हैं कि बीजेपी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ईडी को यूज करती है। इनफैक्ट पिछले साल फरवरी में राज्यसभा मेंबर संजय राउत ने राज्यसभा चेयरमैन को एक लेटर में कहा कि ईडी उनको धमका रही है पार्टी बदलने के लिए। लेकिन क्या इन आरोपों में कुछ भी सच्चाई है? जिस ऑर्गेनाइजेशन को मनी वायोलेशन रोकने के लिए बनाया गया था, आज वो सीबीआई से भी पावरफुल कैसे बन गया? ईडी 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 ईडी, ये ईडी ईडी क्या है? ये ईडी ईडी, ये ईडी ईडी क्या है? ये ईडी ईडी। सबसे पहले बताओ ईडी की शुरुआत कैसे हुई। फर्स्ट में 1956 को फाइनेंस मिनिस्ट्री की इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंडर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का स्थापना किया गया था। उस वक्त ईडी को नाम दिया गया था एनफोर्समेंट यूनिट। एनफोर्समेंट यूनिट का मेन काम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 से रिलेटेड वायोलेशन केसेस को हैंडल करना। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में और 2 रीजनल ऑफिस बॉम्बे और कोलकाता में बनाया गया। यूनिट के सबसे बड़े ऑफिसर को डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट कहा जाता था। इनको असिस्ट करने के लिए एक ऑफिसर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डेपुटेशन बेसिस पे अपॉइंट किया जाता था और 3 ऑफिसर्स को स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट से अपॉइंट किया जाता था। 1957 में एनफोर्समेंट यूनिट का नाम बदल के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। साथ ही मद्रास में एक और रीजनल ऑफिस को बनाया गया। 1960 में ईडी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को दे दिया गया। फिर 1973 में ईडी का कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को दे दिया गया। लेकिन वर्कलोड की वजह से 1977 में फिर से ईडी का कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को दे दिया गया और तब से लेकर आज तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास ही है। अगर हम ईडी का स्टैट्यूटरी फंक्शंस की बात करें तो ईडी मेनली 5 एक्ट्स को लागू करने का काम करता है और पहला एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। इस एक्ट के अनुसार ईडी का काम फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसे पेमेंट और ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिगेट करना है जो देश में करेंसी के नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्लो को अफेक्ट करती है। फेरा एक क्रिमिनल लॉ है एंड इसके वायोलेशन पर हेवी पेनल्टी होता है और जरूरत पड़ने पर जेल भी हो सकती है। दूसरा एक्ट है कॉफेपोसा यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। इस एक्ट के अनुसार ईडी देश में हो रहे इंडियन और फॉरेन करेंसीज के स्मगलिंग रिलेटेड केसेस को हैंडल करती है। इस एक्ट की वायोलेशन पर फाइन के साथ साथ 1 साल की जेल भी हो सकती है। तीसरा एक्ट है फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट 1973 में बना फेरा का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन जहां फेरा एक क्रिमिनल लॉ था वही फेमा एक सिविल लॉ है। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंसेस क्या है इसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आखिर डिफरेंस क्या है। सिविल लॉ डिफरेंट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के बीच चल रहे डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का काम करता है, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मैरिज, डिवोर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरी तरफ क्रिमिनल लॉ ऐसे केसेस को हैंडल करती है जिन्हें किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम माना जाता है, जैसे मर्डर, किडनैपिंग, चोरी एटसेट्रा एटसेट्रा। सो फेमा का मेन काम है इंडिया में हो रहे करेंसी एक्सचेंज और पेमेंट को प्रमोट एंड मेंटेन करना। इस एक्ट की वायोलेशन पर केस में इन्वॉल्व टोटल अमाउंट की 3 गुना ज्यादा अमाउंट पेनल्टी के रूप में इम्पोज किया जा सकता है। एक्ट नंबर 4 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इस एक्ट को 1999 में बना फेमा एक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत ईडी फेमा एक्यूज्ड लोगों का एसेट्स को अटैच करने का काम करती है, यानी अगर कोई पर्सन फेमा गाइडलाइन को ब्रेक करता है तो ईडी उनका प्रॉपर्टीज, एसेट और फ्यूचर ट्रांजैक्शन को रोक सकता है। इंडिया के बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की केस में ईडी सीआरपीसी सेक्शन 105 का यूज करके किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस भेज सकता है। इसके अलावा पीएमएलए एक्ट सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट का भी गठन किया जा सकता है। इन कोर्ट्स को पीएमएलए कोर्ट भी कहा जाता है। 5th एक्ट है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी का इकोनॉमिक ऑफेंस 100 करोड़ से ज्यादा होता है तो ईडी उनका सारा प्रॉपर्टीज और एसेट्स को जब्त कर सकती है। इन एक्ट्स को इम्पोज करने के अलावा ईडी एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करती है जिसमें इकोनॉमिक ऑफेंस से एक्यूज्ड लोगों का नाम होता है। फिलहाल इस लिस्ट में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय मलिया जैसे 20 लोगों का नाम है। कांग्रेस काल में शुरू हुआ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आज मोदी काल में सीबीआई से भी ज्यादा सुर्खियां बटोरने लगी है।
तो क्या सच में बीजेपी पॉलिटिकल फायदे के लिए ईडी का यूज करती है? ये जानने के लिए हमें पीएमएलए एक्ट को गौर से देखना होगा। 2019 में इस एक्ट को अमेंड करके और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया, इतना स्ट्रिक्ट कि अगर ईडी चाहे तो किसी इंसान को बिना किसी एफआईआर के अरेस्ट कर सकती है। लेकिन इस अमेंडमेंट में प्रॉब्लम ये था कि इसे मनी बिल की तरह प्रेजेंट किया गया था एंड मनी बिल राज्यसभा में नहीं जाता है, लोकसभा से ही पास हो जाता है। और एज यू नो लोकसभा में ऑलरेडी बीजेपी का मेजोरिटी है, तो बिना आर्गुमेंट ये बिल पास हो गया। अब कांग्रेस काल में 2004 से 2014 तक सिर्फ 112 सर्चेज हुई थी और बीजेपी के अंडर सिर्फ 8 सालों में 3000 से ज्यादा सर्चेज हो चुका है और साथ ही प्रोसिक्यूशन कंप्लेन भी बढ़ी है। प्रोसिक्यूशन कंप्लेन यानी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करना, ये नंबर भी 8 गुना बढ़ा है। 2004 से 2014 तक सिर्फ 104 केसेस कोर्ट में पहुंचे थे, बट 2014 से 2022 तक 888 केस कोर्ट में पहुंचे हैं। ये तो अच्छी बात है ना, जितना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होगा उतना ही क्राइम कम होगा। यू आर राइट, बट कानून का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं ये पता चलता है कन्विक्शन रेट से, यानी कितने केस कोर्ट में साबित हो पाए हैं। और इन 888 केसेस में से सिर्फ 23 केसेस कोर्ट में साबित हो पाए हैं, सिर्फ 23 केसेस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग करती है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ डेटा रखता हूं। Scroll.in की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई लीडर बीजेपी के अगेंस्ट में बोलता है तो उन पर ईडी रेड होने का चांस और बढ़ जाता है। अब खुद ही देखिए ना, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, टीएमसी, बीआरएस, आरजेडी, ऑलमोस्ट सभी बड़े ऑपोजिशन पार्टीज के किसी ना किसी लीडर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगा है। इनफैक्ट ईडी का 95% इन्वेस्टिगेशन ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, शारदा स्कैम में मेन एक्यूज सुदीप्ता सेन ने सीबीआई से कहा कि उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा को घूस दिया है। लेकिन आप ईडी का हिपोक्रेसी देखिए, ईडी ने टीएमसी की लीडर्स को तो अरेस्ट किया उस लेटर के आधार पे, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा को समन तक नहीं किया गया। रिसेंटली छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन के कुछ दिन पहले सीएम भूपेश बघेल के 3 करीबी लोगों पर ईडी ने रेड किया, जिनमें से एक बघेल के पॉलिटिकल एडवाइजर भी है। सिमिलरली राजस्थान असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले ईडी ने राजस्थान के 25 लोकेशन पर रेड किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रेड्स बेबुनियाद है, लेकिन मेरा बस एक ही सवाल है कि इलेक्शन से ठीक पहले ईडी इतना एक्टिव क्यों हो जाती है। कांग्रेस भी दूध का धुला है नहीं। इनफैक्ट ईडी का पॉलिटिसाइजेशन कांग्रेस के टाइम पे ही शुरू हुआ था। 2009 से 2012 के बीच में 140 शेड्यूल्ड ऑफेंस अंडर 30 लॉज को मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के अंदर लाया गया। एंड ईडी जो अब तक बैकग्राउंड में काम कर रही थी, अब वो सुर्खियां बटोरने लगी थी। माधोकोड़ा केस, 2G स्कैम, एयरसेल मैक्सिस केस, CWG केस, सहारा केस, बिल्लारी माइनिंग केस, जगन मोहन रेड्डी एंड बाबा रामदेव। अब 2014 के बाद इन केसेस का क्या हुआ ये तो आपको पता ही होगा। इन शॉर्ट, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टीज ने अपने अपने टाइम पे पॉलिटिकल फायदे के लिए ईडी का खूब इस्तेमाल किया है। लेकिन कांग्रेस थोड़े कच्चे खिलाड़ी थे, उन्होंने ईडी का पोटेंशियल नहीं समझा, जबकि बीजेपी ने ईडी का पूर्ण इस्तेमाल किया है। पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में और डिटेल्ड में जानना है, देन क्लिक ऑन दिस प्लेलिस्ट।